हेलो स्टूडेंट, दिस लेक्चर 11 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, तो हमने स्टडी किया था कि कुछ इफ़ेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है, कि कुछ इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ऑर्थो मेटा पैरा में से कुछ ऑक्यूपाई करता है, तो वो डिपेंड करता है कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। तो इससे हमने रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करते हैं, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इन जनरल भी सोचें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ ज़्यादा इजीली अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप दोनों टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, with the help of carbocation also and with the help of direct electron density। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। तो हमने कुछ ऐसे ग्रुप्स देखे थे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट वो कैसे पता चलेगा, तो ऐसे ग्रुप्स जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है वो कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जैसे CH3 हो गया। ठीक है, उसमें एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है ऑर्थो और पैरा के केस में। मेटा के केस में ऐसा कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसलिए ऑर्थो पैरा वाले जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। बाद हमने पढ़ा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैविंग माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। इन केसेस में रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। ठीक है, एनिलीन के, तो एनिलीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू इंडक्टिव। तो अब यहाँ पर ऑर्थो पैरा अटैक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। और वो क्यों होता है मोस्ट स्टेबल, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी सभी एटम्स का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, बट मेटा अटैक में ऐसा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, ये हैं NH3 पॉजिटिव और Nr2 पॉजिटिव। अब NH3 पॉजिटिव और Nr3 पॉजिटिव सॉरी, ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट ये माइनस आई से विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं और ये माइनस आर और माइनस आई दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, जैसे NO2 हो गया, ये माइनस आई भी शो करेगा, माइनस आर भी शो करेगा। सल्फर वाला भी हो गया SO3H। ठीक है, बट COH और C ट्रिपल बॉन्ड N कैसा शो करेंगे, माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, NO2 और SO3H माइनस आई एंड माइनस आर दोनों शो करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ग्रुप्स जो कि, तो ऐसे ग्रुप जो दोनों तरह से विड्रॉइंग है, थ्रू इंडक्टिव और थ्रू रेजोनेंस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। अब वो मेटा डायरेक्टिंग कैसे बिहेव करेंगे, मतलब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मेटा डायरेक्टिंग है वो, तो यहाँ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर सिमिलरली जैसे आपने लास्ट में बनाया था वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले हम ऑर्थो अटैक देखेंगे। देखो, ऑर्थो पे करना है, तो इस बॉन्ड की हेल्प से ऑर्थो पे अटैक होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर H, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड्स एज सच, यहाँ पर NO2 ग्रुप। ठीक है, अब रेजोनेंस कैसे होगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये बॉन्ड एज सच, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और H, और यहाँ पर NO2। नेक्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे। जब आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ NO2, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ H, और यहाँ पर बॉन्ड आ गया एक, सॉरी
ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, और ये इधर। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब अगर आप ऑर्थो अटैक कराते हैं, सॉरी पैरा अटैक कराते हैं, पैरा अटैक में क्या होगा हमारे पास, पैरा अटैक में हम इस बॉन्ड को यूज़ करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ पर NO2, पैरा अटैक कराया आपने। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, और यहाँ पर NO2। नेक्स्ट आपने करना है मेटा अटैक। मेटा अटैक में क्या होगा हमारे पास, मेटा में आपने अटैक कराना है यहाँ पर, ये मेटा है आपका, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और H किस बॉन्ड से होगा, इस बॉन्ड की हेल्प से, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ NO2, ये दो बॉन्ड्स एज सच। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NO2 और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर H और ये बॉन्ड इधर एज सच। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ H और यहाँ NO2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान में रखना है, देखो ऑर्थो और पैरा अटैक जब आपने कराया तो यहाँ पर ऑर्थो के केस में एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, पैरा के केस में एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाईली अनस्टेबल है। अब मैंने इनको हाईली अनस्टेबल क्यों बोल दिया, ऐसा क्या हुआ, देखो यहाँ पर उन कार्बन्स पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसको और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है बाय इंटेंसिफाइंग द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इंटेंसिफाई कर रहा है, जबकि यहाँ पर हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बट यहाँ क्या है, डायरेक्टली विड्रॉ हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए ये इसको बहुत ज़्यादा चार्ज को क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, इसलिए ये कैसे हैं, हाईली अनस्टेबल। तो इनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं हम, क्या कंसीडर करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। जबकि मेटा अटैक में ऐसा कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जिसके साथ NO2 ग्रुप अटैच्ड है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑर्थो पैरा वाले हैं उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो का ही कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, थर्ड तो हाईली अनस्टेबल है। जबकि मेटा अटैक में आपके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसका मतलब कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ, मेटा अटैक ज़्यादा स्टेबल हुआ एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए मेटा प्रोडक्ट NO2 ग्रुप में मेजर होता है और ऑर्थो पैरा बहुत ही माइनर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ये केस कौन सा है, जब आपके पास दोनों ही इफेक्ट विड्रॉइंग हो, मतलब इंडक्टिव भी विड्रॉइंग है और रेजोनेंस भी क्या है, विड्रॉइंग है, -I एंड -R। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, NO2 हो गया, NH3, NR3, या फिर आपके पास ऐसा होगा कि इंडक्टिव आपको नहीं पता चल रहा मान लो, बट आपको ये पता है कि वो रेजोनेंस के थ्रू क्या शो कर रहा है, विड्रॉइंग, तो वहाँ पर भी मेजर कौन सा होता है, रेजोनेंस वाला ही मेजर होता है। ठीक है, कई बार हमें नहीं पता चल पाता कि कौन सा है, तो फिर रेजोनेंस के थ्रू ही अगर वो विड्रॉइंग है तो वो रेजोनेंस वाला मेजर है विड्रॉइंग केस में। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ हेलोजन्स आता है आपके पास। इफेक्ट ऑफ हेलोजन्स जो है वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल कैसे शो करेंगे, हेलोजन्स में देखो, हेलोजन्स को मैंने पहले क्या बोला था आपको कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को हमने जनरली क्या बोला है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, बट हेलोजन्स जो हैं वो ऑर्थो पैरा होने के बावजूद भी वो कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो उनके साथ ऐसा क्या है कि वो डीएक्टिवेटिंग है, तो देखो उनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट हो गया, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करते हैं। बट यहाँ पर
माइनस आई इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है हेलोजन्स का, माइनस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर, ठीक है, बट फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। माइनस आई वाले तो कैसे डायरेक्टिंग होने चाहिए, मेटा होने चाहिए, अभी आपने एग्जाम्पल देखा ऊपर, बट वो फिर भी कैसे हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉरी, फिर भी वो कैसे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये हम अभी डिस्कस करते हैं कैसे। देखो, जब आप हेलोजन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो तो सेम जैसे आपने NH2 के ड्रॉ किए हैं वैसे ही पहले मैं ऑर्थो अटैक करा देती हूँ यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन। ऑर्थो अटैक इस बॉन्ड की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों बॉन्ड एज सच, और यहाँ पर Cl, ठीक है। नेक्स्ट, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये एज सच, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ हाइड्रोजन, और ये Cl एज सच। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ H, और यहाँ Cl। अब मैंने आपको बोला कि Cl का जो है वो कैसा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर Cl पॉजिटिव, ठीक है, 2 बॉन्ड्स आ गए, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा ही होगा। अगर आप पैरा अटैक कराते हो, ये तो आपने देखा ऑर्थो अटैक, ठीक है, अगर आपने कराना है पैरा अटैक तो पैरा अटैक के केस में क्या होगा, पैरा यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन इस बॉन्ड की हेल्प से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, और यहाँ पर Cl विद इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ये Cl वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड एज सच। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा अपने बॉन्ड को, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ये इधर, यहाँ Cl विद लोन पेयर्स, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें Cl पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड्स, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेटा अटैक की, ठीक है। मेटा अटैक में क्या होगा, मेटा मतलब यहाँ अटैक करेगा, किस बॉन्ड की हेल्प से, इसकी, इधर बॉन्ड बन गया, इधर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर Cl, यहाँ पर बॉन्ड्स, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इन थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पर विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर लोन पेयर शिफ्ट करा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बना दिया, वैसा आप मेटा के केस में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, आप खुद ड्रॉ करके देखना क्या पॉसिबल है। मैं तो अभी एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने ये इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो आपने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, बट इधर 5 बॉन्ड्स हो गए कार्बन के, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आपने इधर शिफ्ट किया, आप इसको शिफ्ट करना चाहते हो इधर, तो यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप खुद भी ट्राई करना क्या पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, कैसे, माइनस आई से, और उसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग भी है, बट वो प्लस आर भी शो करता है, और प्लस आर कहाँ, अब प्लस आर शो करने से आपने देखा कि प्लस आर उसका शो करना कहाँ ज़्यादा प्रेफरेबल है, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे उसका प्लस आर शो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो डिस्टेबलाइज कर रहा है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ ये भी कैसा है, मोस्ट स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ भी क्या है,
सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ऑर्थो पैरा वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, मेटा वाले कम स्टेबल है। और अगर आप सोचते हो कि -I इफेक्ट शो कर रहा है वो, तो NO2 की तरह ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये क्या है, अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ऐसा ऑर्थो पैरा में है, मेटा में नहीं है, बट उसके साथ साथ अनस्टेबल से कहीं ज़्यादा स्टेबल दो स्ट्रक्चर और बन रहे हैं, इसलिए ऑर्थो पैरा वाले ज़्यादा स्टेबल कंसीडर करने हैं, मेटा वाले कम स्टेबल कंसीडर करने हैं, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखना कि ठीक है, ड्यू टू -I इफेक्ट इट एक्ट्स एज डीएक्टिवेटिंग, बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट इज इफेक्टिव ओनली फॉर अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट है वो कहाँ इफेक्टिव है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर नहीं है। दस डीएक्टिवेशन इज लेस एट ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पे डीएक्टिवेशन क्या होती है, कम होती है, जबकि मेटा पे डीएक्टिवेशन क्या है, ज़्यादा है। तो और जहाँ डीएक्टिवेशन कम है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ईजिली अटैक करेगा, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑर्थो पैरा वाले बनते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या फिर किसी भी हेलोबेंजीन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ हेलोजेंस रिएक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। देखो रिएक्टिविटी तो इनकी बेंजीन से कम ही होगी, क्योंकि ओवरऑल -I इफेक्ट इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट, मींस ओरिएंटेशन पोजीशन कंट्रोल करेगा रेजोनेंस, ऑर्थो पैरा पे बनेगी, बट रिएक्टिविटी कंट्रोल करेगा कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। तभी रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजीन क्या होता है, स्लो होता है। तो अगर आपको इन किसी भी 4 स्ट्रक्चर्स में या 4 एक्सप्लेनेशंस में, थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन की 4 एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थो पैरा रेशो इन द फॉर्मेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव, ठीक है। ऑर्थो पैरा रेशो का मतलब क्या है कि ऑर्थो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, पैरा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, फिर हमने उनका ऑर्थो पैरा रेशो लेना है, ठीक है। आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, तो ऑर्थो पोजीशंस है उसमें मेटा है और पैरा है। तो जो ऑर्थो पैरा रेशो होता है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। फर्स्ट फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर क्या कर रहा है, देखो कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है आपके पास, ठीक है, आपने किसी उसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन करानी है, मींस डाई सब्स्टिट्यूशन करानी है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है जैसे NO2 वो किस किस चीज़ों पे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो किस तरह का है। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्थो पैरा रेशोज़, तो इसका मतलब आपने सब्स्टिट्यूएंट वो ही लेने हैं जिसमें मेजर प्रोडक्ट कौन से हैं, ऑर्थो पैरा वाले, मेटा वाला मेजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मीन्स अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे तो वो हिंड्रेंस फील करेगा। जब आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बड़ा ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन बिल्कुल सब्स्टिट्यूएंट के पास होगी, तो वो रेशो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स ऑर्थो उस टाइम पे कम क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है, अगर आपके पास बल्कि ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के साथ, ठीक है। तो लार्जर द साइज ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, मोर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सपीरियंस बाय द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल फॉर ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ CH3 है, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप लगा है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो जब NO2 ग्रुप ने अटैक करना है तो CH3 के केस में ऑर्थो बन रहा है 58%, पैरा 37, बट यहाँ पर ऑर्थो बन रहा है 16 और पैरा बन रहा है 73। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर NO2 क्या कर रहा है, हिंड्रेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी ऑर्थो रेशो क्या हो गई है, ऑर्थो परसेंटेज क्या हो गई है, कम, और पैरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट, बिगर द साइज ऑफ इनकमिंग ग्रुप, स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्थो आइसोमर। अब देखो, अब ये तो था कि अगर ऑलरेडी जो ग्रुप अटैच्ड है वो कैसा है, ठीक है। अगर आपके पास इनकमिंग ग्रुप बड़ा है, ठीक है, मतलब मान लो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का साइज़ बड़ा है, ठीक है, और आपने इस ग्रुप को सेम ही रखा, इधर भी CH3 इधर भी CH3 रखा, बट इनकमिंग ग्रुप एक केस में क्लोरीन है एक केस में ब्रोमीन है,
तो ब्रोमो का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, तो ब्रोमो क्या करेगा, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, जबकि क्लोरो वाला रिपल्शन इतनी फील नहीं करेगा क्योंकि उसका साइज़ क्या है, छोटा। तो ऑर्थो क्लोरो प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ऑर्थो ब्रोमो जो है वो कम क्वांटिटी में होगा। तो इस फैक्टर पे क्या डिपेंड करता है, ऑर्थो पैरा रेशो। जैसे यहाँ पर CH3 के केस में ऑर्थो पैरा रेशो था 1.6:1 और टर्शिब्यूटाइल के केस में ऑर्थो पैरा रेशो है 1:4.6। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है बेंजीन रिंग पर या फिर कौन सा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आप वही कंसीडर करोगे जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। और ऑर्थो पैरा कौन बना रहे हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ठीक है, जैसे +R शो करते हैं, वो ऑर्थो पैरा मेजर बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास NH2 ग्रुप है। ठीक है, अब आप कैसे कहोगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेसिस पे कि NH2 जो है उसमें ऑर्थो 30% बन रहा है और पैरा 70%, जबकि हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो ऑर्थो में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ज़्यादा स्टेबल था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी सभी एटम्स का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट था। ऐसे ही पैरा में बन रहा था एक मेजर हाईली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑर्थो ज़्यादा बनेगा कि पैरा, तो यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब देखो NH2 ठीक है +R तो शो कर रहा है, बट साइड बाय साइड क्या शो कर रहा है, -I भी शो कर रहा है। ठीक है, अब -I क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रॉन जो -I इफेक्ट होता है, जो मतलब I इफेक्ट, चाहे -I ले लो चाहे +I ले लो, वो विद डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑर्थो पे -I इफेक्ट ज़्यादा है, पैरा पे -I इफेक्ट क्या है, कम है। ठीक है, तो मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू पैरा। रेजोनेंस तो ठीक है, रेजोनेंस के बेसिस पे ऑर्थो पैरा बनेगा, बट अब ये कैसे डिसाइड करें कि ऑर्थो पैरा में भी ज़्यादा कौन सा बनेगा, वो -I से डिसाइड होगा। -I ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कम करेगा एज़ कम्पेयर टू पैरा, और जहाँ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ इलेक्ट्रोफाइल ईजिली अटैक नहीं करेगा, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ करेगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे ज़्यादा है, क्योंकि n के साथ डिस्टेंस पैरा पे दूर है, और पैरा पे -I इफेक्ट कम होगा। जितना -I इफेक्ट कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी कम होगी, उतना इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसीलिए NO2 जो है वो पैरा पे ज़्यादा मेजर है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, और ऑर्थो पे थोड़ा कम अमाउंट में है। ठीक है, नाउ ये तो था हमारा एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। नाउ दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। तो आज जो अभी जो मैंने कुछ डिस्कस करना है, 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आपके साथ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मान लो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर आइसोब्यूटाइल बेंजीन बाय फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये आपके पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है, वो बोल रहे हैं आप आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से आइसोब्यूटाइल बेंजीन नहीं बना सकते। आइसोब्यूटाइल बेंजीन क्या होगा, ये आइसोब्यूटाइल बेंजीन होगा हमारे पास, हम ये नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, क्या रीज़न है कि हम ये नहीं बना सकते, तो आपने जाना है मैकेनिज़्म पे। तो मैकेनिज़्म में फर्स्ट स्टेप इज़ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विच इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड विच डिसाइड द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड in formation of carbocation of isobutyl chloride we will obtain primary carbocation। ठीक है, and we know there is a possibility of hydride shift। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट में आप क्या करोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। जब यहाँ से आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इस हाइड्राइड को इधर शिफ्ट करा देंगे, we will obtain टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और जहाँ पर
पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम हाइड्राइड शिफ्ट ज़रूर करवाते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। नाउ दिस कार्बोकेटायन विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। अब यही कार्बोकेटायन बेंजीन पर अटैक करेगा, ये वाला नहीं अटैक करेगा। तो हमारे पास आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटायन तो ऑब्टेन ही नहीं हुआ। ऑब्टेन कौन सा हुआ? टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो फिर जब ये यहाँ अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन वाला प्रोडक्ट बनेगा, आइसोब्यूटाइल वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमने डायरेक्ट मैकेनिज्म पे जाना होता है कि मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है बेंजीन रिंग को तो अभी रखो साइड में। अब OH और NO2 देखने हैं आपने किस तरह के ग्रुप है। OH कैसा ग्रुप है? रेजोनेंस के थ्रू वो डोनेट करता है, +R इफेक्ट है इसका, ठीक है, और -I इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर -R एंड -I दोनों ही विड्रॉइंग है। यहाँ पर एक विड्रॉइंग और एक इंडक्टिव है, जबकि एक विड्रॉइंग एक इंडक्टिव में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सॉरी, एक रेजोनेंस के थ्रू डोनेटिंग है और इंडक्टिव के थ्रू विड्रॉइंग है। अब दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? +R इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, डोनेटिंग स्ट्रॉन्गर है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंसीडर करेंगे, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल बी इजी, ठीक है। विल टेक प्लेस ईजिली, ठीक है। तो जब ईजिली अटैक हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि उसे तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी चाहिए अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब NO2 की बात कर लेते हैं। ये कैसा है? दोनों तरह से -I शो कर रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो तो और मुश्किल से अटैक करेगा यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बेंजीन पे ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकेंड नंबर, देन थर्ड और देन फर्स्ट। तो ये है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ दिस क्वेश्चन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन? अब बेंजीन को हम एसिटोफिनोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके पास बेंजीन है और आपने ये बनाना है। सबसे पहले आपने देखना होता है आपने किधर से किधर जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास एसिटोफिनोन होता है, ये बेंजीन। अब आपको दिख रहा है कि बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके साथ C+R ग्रुप है, मतलब कोई COR ग्रुप लगा है। आपके माइंड में फटाफट से स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने कौन सी पढ़ी है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जब आप फॉलो करोगे, यहाँ पर किसका अटैक कराओगे? CH3 C+O Cl, बस आपने क्लोराइड लेना होता है, और एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको डायरेक्ट आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। मीन्स नाइट्रोबेंजीन है आपके पास, उसका आप क्लोरीनेशन करा रहे हो। गिव मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोल रहे हैं, अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराते हो तो आपको मिलता है मेटा पर क्लोरो ग्रुप, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यही लिखा है। तो मेटा पर क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। वाइल नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, जबकि आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराते हो तो आपको मिलता है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये मिल रहा है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपको पता है कि NO2 ग्रुप कैसा शो करता है? -I एंड -R विड्रॉइंग, और जो विड्रॉइंग है वो मेटा डायरेक्टिंग है। और Cl कैसा है? -I + R, ठीक है, यही। बट ये फिर भी कैसा है? ऑर्थोपैरा, क्योंकि ऑर्थोपैरा पे जो है डीएक्टिवेशन इफेक्ट इसका क्या है? कम है,
और मेटा पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। बाकी आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है, अगर ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने बस थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है ये कि नाइट्रोबेंजीन की क्या करानी है आपने, मोनोक्लोरिनेशन, फिर इथाइल बेंजीन की एंड फिर मिथाइल बेंजीन की फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिएक्शन दिस। इसके लिए फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब वो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसके लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, तो ये भी आप बताएंगे खुद से मुझे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे डाइन्स एंड एल्काइंस, न्यू यूनिट है, दैट इज सेक्शन बी। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है स्टार्टिंग से, इस चैप्टर में हमने स्टडी किया है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक आयंस, नॉन एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम एंड एंटी एरोमेटिक सिस्टम। देन एनोलिन्स पढ़ा हमने, ठीक है, एरोमेटिक एनोलिन्स पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, उसका मैकेनिज़्म पढ़ा, 3 स्टेप मैकेनिज़्म। फिर उसके बाद हमने एनर्जी डायग्राम स्टडी किए, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया हमने। फिर हमने मैकेनिज़्म स्टडी किया, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश है।